नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उपहार। त्रिलोकीनाथ जी के पिता पुरुषोत्तम जी ब्रिटिश काल में एक थानेदार के रूप में नौकरी करते थे। जब अंग्रेज हमारे देश को पूर्ण रूप से छोड़कर चले गए, तब उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार की तरफ से उपहार के रूप में लगभग 25 बीघा जमीन दे गए, साथ में पेंशन मिलने लगी। ऐसे में पुरुषोत्तम जी का परिवार बड़ी ही खुशहाली से चला। वैसे भी पुरुषोत्तम जी पुराने जमींदार हैं। ऐसे में जमींदारी का अनुभव उनके जहन में पहले से ही है, अतः वही सिलसिला उनकी अगली पीढ़ी दर पीढ़ी में चलता रहा। पुरुषोत्तम जी के 11 बच्चों में से 4 बेटियां और 7 बेटे हैं। उन 7 बेटों में एक त्रिलोकीनाथ जी, जो बचपन से ही अपने पिताजी के रास्ते पर चलने की इच्छा जताते रहे, क्योंकि बचपन से ही अपने घर में नौकर चाकर तथा उनके क्रियाकलाप को देखकर उनके प्रति घर वालों की मानसिकता उन्हें मानसिक तौर पर बहुत प्रभावित करती रही। ऐसे में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके भी मन में यही भावनाएं जागी कि बड़ा होकर मैं भी पुलिस विभाग में नौकरी करूंगा, परंतु थानेदार के रूप में नहीं, कोई ऊंचे दर्जे के अधिकारी के रूप में नौकरी करूंगा। परंतु समय ऐसी करवट लिया कि वह एक IAS ऑफिसर बन गए और देश के विभिन्न जगहों पर विभिन्न पद पर नौकरी करते रहे। ऐसे में यह अपने घर परिवार तथा जमींदारी को छोड़कर तथा संयुक्त परिवार से छिटक कर नौकरी के चलते देश के अलग अलग शहर में घूमते रहे और पत्नी बच्चे भी उनके साथ रहे। बड़े बड़े नामचीन स्कूल में पढ़ाई करते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि यह अपनी तरफ से नैनीताल जैसे प्राकृतिक सौंदर्य तथा शारीरिक तौर पर विचार करते हुए ऐसी आरामदायक जगह पर बहुत सी ज़मीन खरीदकर अपना मकान बना लिए, ताकि बुढ़ापे में एक सुखी स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर सकें। पर नौकरी करते समय ज़्यादातर समय यह कलेक्ट्री में तथा दिल्ली के शासन विभाग में बिताए, जिस समय सभी के ऊपर उनका दबदबा रहा और समय के साथ साथ बहुत से दाएं हाथ बाएं हाथ के काम भी कर लिए। ऐसे में उनके पास धन संपत्ति का अंबार लग गया, जिनसे उनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। जब त्रिलोकीनाथ जी अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए, तो यह नैनीताल में आ गए और पहले से ही तैयार अपने आलीशान मकान में रहने लगे। एक तरफ से विचार किया जाए तो यह यहाँ पर सुखद जीवन बिताने लगे। उनके आलीशान मकान में ढेर सारी सुविधाएं तथा ढेर सारे उपहार वगैरह जो उन्हें नौकरी करते समय मिले थे, उन्हें सजा कर रखे हुए थे। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो न केवल बहुत महंगे हैं, वरन बहुत से ऐसे हैं जो विदेशों से मंगाए गए थे, जो उन्हें उपहार के रूप में मिले थे। अब कभी कभी उन उपहारों को देखकर त्रिलोकीनाथ जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तथा भावुक हो जाते हैं और रह रहकर उन्हें पुरानी दिनों की, अर्थात जब वे नौकरी में थे, उन दिनों को याद करते हैं। उन दिनों को सोचकर कभी कभी तो उनके मन गर्व से गदगद हो जाता है, तो कभी कभी उनके मन में हंसी भी आती है, यह सोचकर कि लोग अपने ज़रूरत के लिए तथा अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे बड़े लोगों की चापलूसी करते हैं। ये सारे उपहार उन चापलूसी के ही तो नतीजे हैं। लोग अपने काम निकाल लेने के लिए कितनी सारी मिठाई और उपहार देकर जाते थे। केवल उपहार ही नहीं, मिठाई के डिब्बे में रुपयों की गड्डी भी भर कर दे जाते थे। जब घर में आकर डब्बा खोलते तो पता चलता कि उसमें तो रुपयों की गड्डी भरी हुई है। त्रिलोकीनाथ जी मन ही मन सोचने लगे, सच में लोग कितने स्वार्थी होते हैं। मैं भी कम स्वार्थी नहीं था। वह एक समय था कि मेरे मन में भी बहुत लालच आ गया था, जो अक्सर होता है। कहते हैं ना, संगत और वातावरण। वहाँ पर वातावरण ही कुछ ऐसा था
कि अपने आप ही लोगों में लालच बढ़ जाता है, जिसको जहाँ पर जो भी मौका मिल जाए। यहाँ नैनीताल की यह ज़मीन भी तो पानी के भाव पर ही मिली है, कह सकते हैं। अगर इतने सस्ते में ना मिलती तो केवल नौकरी के पैसे से मैं कभी भी यहाँ पर ऐसी ज़मीन नहीं खरीद पाता। यह तो एक संजोग था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हेराफेरी चल रही थी और इस ज़मीन को किसी ने हथिया लिया और मुझे दान में दे दिया और मैं मालामाल हो गया। हमारे देश में ऊंचे दर्जे की नौकरी करने वालों की टेबल पर इस तरह के उपहार और मिठाई के डिब्बे आना आम बात है। लोग चाहे इसे भ्रष्टाचार कहें, पर हम लोग इसे उपहार कहते हैं। गहराई से देखा जाए तो भ्रष्टाचार कहाँ पर नहीं है, हर कदम पर भ्रष्टाचार भरा है। केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में है। अगर ऐसे में बहती गंगा में मैं डुबकी लगा लिया तो उस पर दोष देना कतई उचित नहीं होता। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम किसी से मांगने नहीं जाते थे। लोग खुद ही अपने काम निकालने को ऐसे उपहार लेकर आते थे। कोई तो उसे प्रसाद कहते हैं। ऐसे तो हर एक सरकारी महकमे में ऐसे प्रसाद की परंपरा है, चाहे छोटा हो या बड़ा। जितनी ऊंची जगह उतना ऊंचा काम, इसमें संदेह की गुंजाइश ही कहाँ रहती है। त्रिलोकीनाथ जी पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। ऐसे में उनकी पत्नी अनीता देवी चाय लेकर आती है। उन्हें चाय का प्याला देते हुए कहती है, आप आज किस सोच में डूबे हुए हैं। जवाब में त्रिलोकीनाथ जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, मैं सोच रहा था, पुराने दिनों का सामान हमें इस बात का एहसास कराता है कि सामान केवल पुराना जरूर होता है, परंतु हमारी तरह बूढ़ा नहीं होता। देखो, इतने सारे खूबसूरत उपहार हैं जो आज भी कैसे बिना चश्मे के हमारी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, मैं वही हूँ, मुझे पहचानो। जब तक तुम हमें अपने पास रखोगे, हम तुम्हें अतीत की याद दिलाते रहेंगे कि तुमने जीवन में कितने छल कपट के साथ नौकरी की है। सही बात है, सरकारी नौकरी में हम जैसे लोग अपनी पद प्रतिष्ठा का उपयोग करने की चेष्टा करते हैं, जो हमने भी किया। पद प्रतिष्ठा की गरिमा ही कुछ ऐसी होती है। आवेगों में आकर अनीता देवी कहने लगी, अगर आपके मन में इन सारे उपहारों को देखकर खेद होता है तो इन्हें फेंक क्यों नहीं देते। जवाब में त्रिलोकीनाथ जी कहने लगे, नहीं अनीता, इन्हें फेंक नहीं सकते। इनका क्या दोष है, देखो कितने खूबसूरत दिखते हैं। ऐसे में इन्हें फेंक देने से या तोड़ देने पर क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। लगभग 10 वर्ष हो गए त्रिलोकीनाथ जी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर अपना सुखी जीवन व्यतीत करने में लगे हैं। पर जब भी दिवाली या होली का समय आता है तो उन्हें कई बार अपने बीते हुए दिनों की याद आ जाती है और सोचने लगते हैं, वाह रे ज़माना, वाह रे किस्मत है हमारी। दुनिया में पद प्रतिष्ठा का कितना महत्व होता है। जब तक मैं नौकरी में था, हजारों लोग मेरे आगे पीछे जी हजूरी में लगे रहते थे, मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। मैं उन्हें कितना ही डांट फटकार लगाया करता था, पर कोई भी एक शब्द कहे बगैर चुपचाप रहते थे। और दिवाली के दिनों में तो मिलने वालों का तांता लग जाता था। सभी लोग मुझसे मिलने घर में पहुंचते और हमारे घर में रेला लगा रहता था। पर अब तो केवल सन्नाटा छाया रहता है। यहाँ तक कि अपने बच्चे भी दिवाली पर छुट्टी में घर आने के बजाय वहीं पर अपनी अपनी जगह पर रहकर दिवाली होली मनाने में खुशियाँ अनुभव करते हैं। त्रिलोकीनाथ जी कभी कभी अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं तो उनकी पत्नी अनीता जी कहती है, अब इस उम्र में इन बातों को सोच कर भी हम क्या कर सकते हैं। कहावत है कि दुनिया में सूखी घास का भी कुछ मूल्य होता है, क्योंकि वह भी कुछ ना कुछ काम में आ ही जाती है। पर हम बूढ़े लोग किसी के काम में भला कैसे आएं, वरन हमें खुद को ही लोगों के सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे में हम लोग से किनारा करने में ही लोग उचित समझते हैं। नहीं तो कहीं कल को ऐसा न हो
कि हम ही लोग उनके गले पड़ जाएं। त्रिलोकीनाथ जी के 3 बच्चे हैं, बेटी सुजाता, बेटा रजत और छोटा बेटा रुपेश। तीनों बच्चे दिल्ली के ही नामचीन स्कूल में पढ़ाई करते हुए अपनी अपनी उच्च शिक्षा को हासिल करते रहे। बेटी सुजाता दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल करने के पश्चात अहमदाबाद से एमबीए किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगी। त्रिलोकीनाथ जी के तीनों बच्चों को ही सरकारी नौकरी पसंद नहीं रही। ऐसे में उच्च शिक्षा हासिल करके रजत और रुपेश भी एमबीए कर लिए और समय के साथ साथ एमएनसी कंपनी में नौकरी करने लगे। बेटी सुजाता एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हुए अपनी पसंद के लड़के गौतम से शादी करके अपना घर बसा लेती है और समय के साथ साथ कोशिश करते हुए अमेरिका जैसे धनी विकसित देश में जाकर बस गई। अपनी नौकरी के साथ साथ सुजाता अपनी घर गृहस्थी में रम गई। अब ये लोग पूर्ण रूप से अमेरिका में बस गए। सुजाता का ससुराल मूल रूप से पंजाब में है, पर यह लोग आम तौर पर कहीं पर भी नहीं आते, क्योंकि यह लोग भी अपने बच्चों के शेड्यूल को लेकर चलते हैं। बच्चों के स्कूल की छुट्टी के हिसाब से अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में 3-4 साल में एक बार आती है तो 5-6 दिन ही अपने मायके में रह पाती है, फिर चली जाती है। यह तो निहायत ही गौतम के माता पिता अभी तक जीवित हैं और जब तक रहेंगे शायद बीच बीच में आते रहेंगे। बाद में कौन कहाँ पर रहे यह तो वक्त ही बता सकता है। बड़ा बेटा रजत, छोटा रुपेश दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ग्रेजुएशन करने के पश्चात एमबीए करके एमएनसी कंपनी में नौकरी करने लगे। दोनों ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अपने घर बसा लिए। बड़ा बेटा रजत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सऊदी अरब में रहता है, तो छोटा बेटा रुपेश अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता है तथा दोनों की ही पत्नियां नौकरी करती है और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अपने पीछे रह गए घर परिवार वालों से बात करने की उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। सप्ताह 10 दिन में एक बार फ़ोन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बस। बच्चे लोगों के बारे में क्या कहें, उन्हें तो स्कूल में जाना होता है, वे अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में समय के साथ साथ दूरियां बढ़ती चली गई, जो कि परिस्थितिवश सभी को स्वीकार्य है। कभी कभी पत्नी अनीता जी कहती है, समय के साथ साथ हम लोगों का जीवन कितना उन्नत होता गया, पर उतना ही हम लोग एक दूसरे से बिछड़ते चले गए। हमारे समय में इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी हम लोग सप्ताह में एक बार तो सभी को चिट्ठियां लिखा करते थे और बहुत सी चिट्ठियां आती थी तो उसका जवाब भी लिखा करते थे। पर आजकल सभी के हाथों में स्मार्टफोन आ गया है, इंटरनेट की सुविधा हो गई है, फिर भी हमारे पास इतना समय नहीं होता कि समय निकालकर किसी से 2 बात कर लें। त्रिलोकीनाथ जी अपनी पत्नी की बातें चुपचाप सुनते रहे। फिर कुछ देर के बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहने लगे, तुमने ठीक कहा, लोग आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं कि क्या कहें। सच में वह ज़माना ही कुछ और था कि सप्ताह में एक बार समय निकालकर सभी लोगों को चिट्ठियां लिखा करते थे, जिसमें अपनी घर गृहस्थी की खबर तथा आवेग भरी हुई रहती थी। एक छोटे से पन्ने में कितनी सारी बातें लिखा करते थे। 15 पैसे का एक लिफाफा जिसमें ढेर सारा कागज़ डाला करते थे। बाबूजी को, माँ जी को तथा छोटे भाई बहन तथा उनके बच्चों की खबर जानने को हमारे मन तरस जाते थे। एक चिट्ठी के जवाब को आने में 10-15 दिन तो लग ही जाते थे, फिर भी कभी कभी तो महीना भी लग जाता था। फिर भी उन छोटे छोटे पन्नों का कितना महत्व होता था, उनको पढ़ते हुए हमारी आंखें छलक जाती थी। पर अब समय कितना तेज़ी से बदल रहा है। आज लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, जब चाहे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, परंतु लोगों में हृदयता खत्म हो गई है। लोग अपनों के बजाय परायों से बातें करने में ज़्यादा उत्सुक दिखाते हैं। पहले किसी से संपर्क करने हेतु लोगों के पास जाना पड़ता था,
पर अब घर में बैठकर एक क्लिक पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में चाहे विश्व भर के लोगों के साथ संपर्क साध लो, पर अपने घर वालों से संपर्क साधने की फुर्सत ही कहाँ रह जाती है। एक बात और है कि हमारे समय में अक्सर घर का एक ही व्यक्ति पैसा कमाने के लिए नौकरी करता था। जैसा कि हमारे परिवार को ही देख लो, जो भी जिस प्रकार की नौकरी करता था, कोई तो अपने व्यवसाय के जरिए पैसा कमाता था। उसमें परिवार का खर्च चलाकर भी बहुत से पैसे भविष्य के लिए बचा लेते थे। परंतु आजकल घर के दोनों पति पत्नी अगर काम पर नहीं गए तो उनके परिवार नहीं चलते। सभी घरों में एक जैसी हालत है। सभी लोग यही चाहते हैं कि दोनों की आमदनी पर परिवार अच्छे से चलेंगे, पर यह नहीं समझते कि लोगों की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। लोगों की उच्च आकांक्षाएं मनुष्य को मशीन बना रही है। लोग अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, चाहे अपने माता पिता या पति पत्नी या बच्चों के लिए ही, जैसे कि पश्चिमी देशों में होता है। लोग मशीनों की तरह भागते फिरते हैं। इस तरह की भागम भाग में मनुष्य के अंदर जो आवेग तथा प्यार की भावनाएं होती हैं, वह सारी समाप्त होती जा रही है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमारी बात तो क्या कहें, अब तो बच्चे लोग अपने अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं। यह केवल हमारे अकेले की समस्या नहीं है, सभी घरों में यही हाल है। ऐसे में लोग अपने माता पिता के लिए समय कैसे निकाल पाएंगे। अनीता जी अपने पति संग चाय पीते हुए वार्तालाप में व्यस्त हो गई। ऐसे में कहने लगी, मैं अगर कभी उनको फ़ोन भी करती हूँ तो 2-4 बातें होने के पश्चात यही जवाब मिलता है, माँ अभी रखता हूँ, बाद में फ़ोन कर लूँगा, और बस कनेक्शन कट जाता है। देखिए, अभी हमें अफसोस जताने से कोई लाभ नहीं है। यह सब तो समय की बात है। हम लोग अभी बूढ़े हो गए हैं। ऐसे में लोग हमसे दूरियां बनाते जाएंगे। ऐसा सभी के साथ होता है। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार था, लोग एक छत के नीचे रहते थे, पर अब लोग ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। पूरी दुनिया में फैल जाने की आकांक्षा बलवती होती जा रही है। ऐसे में लोग अपने माता पिता तथा अपनों से बिछड़ेंगे ना। लोग अपनों से बिछड़कर दूर देश में रहकर आनंद लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि सुविधा जो हो गई है। कहावत है कि पैसा है तो शेर का दूध भी खरीद सकते हैं। सही बात है। आज जिसके पास पैसा है वह पूरी पृथ्वी पर घूम ले, जिसके पास नहीं है वह घर में बैठकर टीवी पर पृथ्वी के रोमांचक दृश्य को देख लेते हैं, उसी में संतोष व्यक्त करते हैं। त्रिलोकीनाथ जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ तुम ठीक कहती हो। अभी तो हम बूढ़े हो चुके हैं। एक ज़माना ऐसा था कि मैं नौकरी करता था, मेरी कुर्सी भी कितनी अहमियत रखती थी। मैंने कितने लोगों को मनपसंद जगह पर पोस्टिंग करवाया है। लोग खुशी से या दुखी होकर बहुत से उपहार लेकर आते थे, जो अब भी हमारे घर की शोभा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। घर में मिठाइयों के डिब्बे भरे पड़े रहते थे, कितना भी खाओ कभी कम नहीं होते। लोग कितना सम्मान से पेश आते थे। लोग जाने अनजाने चापलूसी करते थे ताकि उनके किसी काम बनने पर मैं मदद कर सकूं, और करता भी था। पर आज वह ज़माना भी नहीं रहा। बच्चे लोग भी मेरी बहुत चापलूसी करते थे, मचका लगाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पापा जी को खुश करे बिना पैसा नहीं मिलेगा। सभी पद और प्रतिष्ठा की बात है। जब तक लोग पद पर रहते हैं, लोग वैसा ही सम्मान करते हैं और वैसे ही उनकी चापलूसी करते हैं। अनीता जी पुराने दिनों को याद करते हुए तथा हंसते हुए कहती है, हाँ बेटा रजत बड़ा ही चालाक था। वह खुद कभी कुछ नहीं मांगता था। वह पहले तो दीदी को मचका लगाता था ताकि सुजाता आपको सिफारिश करे, और सुजाता है कि आपको कोई ना कोई बातों में बहका कर पैसा निकलवा लेती थी, जो आपको बाद में समझ आता था।
इतने में त्रिलोकीनाथ जी हंसते हुए कहने लगे, हाँ, तुमने ठीक कहा, रजत बड़ा ही बदमाश था। ऐसे तो मुझे समझ में आता कि सुजाता सभी के लिए सिफारिश कर रही है, पर उन्हें मालूम है कि सुजाता को मैं डांट नहीं सकता, बाकी को मैं डांट फटकार लगा दूंगा। इतने में कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर से कहने लगे, काश यह लोग अब तक छोटे रहते तो शायद अच्छा होता। उनकी शरारत भरे अंदाज कभी कभी तो अच्छे लगते थे। हालांकि छोटा रूपेश सबसे ज़्यादा बदमाश था, बहुत शरारत करता था, पर कभी कभी तो उसकी शरारत भी अच्छी लगती थी। पर अब समय के साथ साथ घर एकदम से सूना हो गया है। बच्चों की बातों को लेकर हंसी मजाक के बीच फिर से एक बार अनीता जी गंभीर हो गई और कहने लगी, घर तो सूना नहीं कह सकते हैं। समय के साथ साथ हमारे घर में लोगों की संख्या तो और बढ़ गई है, पर वह लोग घर में ना रहें यह बात अलग है। अगर सभी लोग एक जगह पर होते तो अभी हम लोग 12-13 जने हैं, पर कोई भी एकत्र हो तब ना। अब रजत और रूपेश के बच्चों की शरारत घर में गूंजती तो कितनी अच्छी लगती, पर यह लोग कभी घर में आते ही नहीं, तो घर तो यूं ही सूना ही रहेगा ना। जवाब में त्रिलोकीनाथ जी एक बार फिर से गहरा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ अनीता, तुम ठीक कहती हो, सभी समय की बात है। अब तो हमारे जीवन के बसंत काल आ गए हैं और इस समय बसंत के पतझड़ की तरह केवल पुरानी बातों को याद करके ही हम बचे हुए दिनों को गुजारने होंगे। इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं रहा। इतने में पत्नी अनीता जी कहने लगी, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग व्यर्थ अफसोस जताकर भी क्या करेंगे। हम लोग भी तो कभी अपने इतने बड़े संयुक्त परिवार से कटकर भटकते हुए यहाँ नैनीताल में आ गए थे। यह सभी समय की बात है जिसको हमें स्वीकार करना होगा। बच्चे लोग जहाँ पर भी हैं सुखी रहें, हमेशा ईश्वर से यही कामना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर को जो करना है वह खुद ही करते रहेंगे और हम लोग केवल घर के चारों ओर के खालीपन के बीच में पुरानी वस्तुओं को देखकर पुरानी दिनों की कहानियों को दोहराते हुए समय बिताते रहेंगे, जब तक कि ऊपर वालों की तरफ से बुलावा ना आ जाए। धन्यवाद।